नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दैट फर्स्ट पार्ट है इसका a1 is equal to 3 एंड r is equal to 4। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता था और अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या था। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट टर्म आती थी। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगर मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 4 और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 8 आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 12 आ रही है, तो हमें यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि पॉजिटिव 4 का डिफरेंस है। वैल्यूज के अंदर मैं 4 ऐड करती जाऊंगी तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है। एक और एग्जांपल अगर आप ले लें तो आपके पास जैसे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर गिवन हो 12, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास होगी 9, नेक्स्ट होगी मेरे पास 6, नेक्स्ट होगी 3 अप टू सो ऑन। तो अगर यहाँ पे आप पैटर्न चेक करें तो 12 में से 3 लेस करने से 9 आ रहा है, 9 में से फर्दर 3 लेस करने से 6 आ रहा है, 6 में से फर्दर 3 लेस करने से 3 आ रहा है, अप टू सो ऑन ये सीक्वेंस चल रहा है। तो ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि एक सर्टेन नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब स्पेसिफिक नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होंगे, जबकि एक स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन थी 2, देन वी गॉट 4, देन वी गॉट 8, देन वी गॉट 16 अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहली और जो सेकंड वैल्यू है वो 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रही है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट 4, 4 को फर्दर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 8 आएगा, 8 को मैं फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 16 आएगा। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसी तरह एक डिवीजन का क्वेश्चन भी मैं आपको बता सकती हूँ कि डिवीजन के सीक्वेंस कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 27, then next term of the sequence is 9, then next term of the sequence is 3, then next term of the sequence is 1 up to so on। इसमें क्या हो रहा है कि 27 से 9 कैसे आ रहा है, इफ वी डिवाइड 27 by 3 we will get 9, और इसी तरह 9 को फर्दर डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, 3 को फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक नंबर से डिवीजन कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगी या स्पेसिफिक नंबर से डिवीजन होगी तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है जिसमें हमें वैल्यू गिवन है a1 और r की वैल्यू 4 गिवन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमने जनरल टर्म यानी कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था एज an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। अब यहाँ पे r क्या चीज था, ये जो स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था या ये जो स्पेसिफिक नंबर डिवाइड हो रहा था ये एक्चुअली r की वैल्यू थी। यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास कैसे कैलकुलेट होती थी, a2 डिवाइडेड बाय a1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से रेशो चेक करना चाहें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन रेशो होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। फॉर्मूला विल बी अगेन सेम a2 डिवाइडेड बाय a1। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं 9 को 27 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 1/3 आएगा, और 1/3 का मतलब है कि डिवीजन 3 से हो रही है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाएं तो nth टर्म का फॉर्मूला है a1 इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1। ये कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। सो हमने क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ताकि सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे a2 आ जाएगा, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, कॉमन रेशियो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 है, और 4 की पावर हम लेंगे n माइनस 1, n की वैल्यू 2 है तो 2 में से 1 लेस कर दें, यहाँ पे रह जाएगा 3, 4 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 ही होगा, और 4 3 टाइम्स 12 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास आ रही है 12। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम n की जगह 3 यूज करेंगे। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास a3 आ जाएगा, a1 विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास r एज इट इज रहेगा और 3 में से 1 लेस हो जाएगा। a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, कॉमन रेशियो उन्होंने आपको फाइंड करके दी हुई है 4, 3 में से 1 लेस करेंगे 2 रह जाएगा, सो ये 3 एज इट इज रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 16 into 3 will be 48। सो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 48। इसी तरह नेक्स्ट हम यूज करेंगे n की वैल्यू 4, हमारे पास a4 आ जाएगा, a1 एज इट इज आ जाएगा, r
और 4 में से 8 लेस हो जाएगा। A1 की वैल्यू 3 है, कॉमन रेशो आपको 4 गिवन थी, इस मरतबा आपने 4 की पावर 3 लेनी है क्योंकि 4 में से 1 लेस करेंगे तो 4 का क्यूब ही बचेगा। इट विल बी 64 और फर्दर अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 4 टाइम्स 12 और यहाँ पे आ जाएगा 19। सो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 192। इसी तरह फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। मैं अब यूज करूंगी n की जगह 5, तो मेरे पास बन जाएगा फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू A1 एज इट इज रहेगा, R एज इट इज रहेगा और n की जगह 5 में से 1 लेस होगा। A1 की वैल्यू 3 थी, रेशो हमारे पास 4 गिवन थी, इस 4 की पावर मैं 4 लूंगी, 3 एज इट इज रहेगा और आप 4 की पावर 4 लेंगे तो 256 आ जाएगा और इस 256 को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 768 आ जाएगा। सो फर्स्ट 5 टर्म्स हमने सीक्वेंस की फाइंड कर ली हैं। इसमें A1 की वैल्यू हम दोबारा से देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रही थी। इसमें A1 की वैल्यू हमें 3 गिवन थी और A2 हमने फाइंड किया था एज 12। A1 वॉज 3, A2 वॉज 12, A3 हमारे पास क्या आ रहा था यहाँ पे, A3 की वैल्यू 48 आ रही थी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 192 आ रही थी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 768 आ रही है और ये सीक्वेंस की हमने 5 टर्म्स फाइंड कर ली हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो द सीक्वेंस इज 3 12 48 192 768 अप टू सो ऑन। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है A1 की वैल्यू एज 6 और रेशो हमें गिवन है -1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो nth टर्म थी उसका फॉर्मूला था an इज इक्वल टू A1 रेशो और रेशो की हम पावर लेते थे n-1। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिले, फिर थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिले, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ टर्म तक हमने जाना है। सो फर्स्ट टाइम आई विल टेक n इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड टर्म आएगी, A1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, रेशो हमें गिवन है एज -1/2, n की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 में से मैं 1 लेस कर दूंगी, 6 एज इट इज रहेगा, -1/2 एज इट इज रहेगा, 2 में से 1 लेस होगा तो 1 ही रहेगा। सो पावर में मेंशन नहीं करी, 2 की कटिंग आप 6 के साथ कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -3 आ जाएगा। सो आपने इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड कर ली एज -3। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसके लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3। सो जनरल फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा A3 में, A1 की जगह आप पुट करेंगे 6 और R की जगह आप लेंगे -1/2 और इस मरतबा इसके ऊपर आएगा n-1 मीन्स 3-1, 6 एज इट इज आएगा, -1/2 एज इट इज आएगा, 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपने -1 पे भी अप्लाई करना है और ये स्क्वायर आपने 2 के ऊपर भी अप्लाई करना है। सो -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1, क्योंकि 1 इंटू 1 प्लस होता है, लेकिन किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी के ऊपर जब इवन पावर आती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर आंसर देती है। 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अब आप कटिंग कर लें तो 2 का टेबल 2 टाइम और 2 का टेबल 3 टाइम्स, सो आंसर विल बी 3/2। सो थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम फाइंड करके देख सकते हैं इसकी फोर्थ टर्म, इसके लिए हम यूज करेंगे n की वैल्यू एज 4। तो हमारे पास A4 जनरल फॉर्मूला में आ जाएगा, A1 एज इट इज आ जाएगा, R एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे मैं n की जगह 4 प्लेस करूंगी, 4 में से 1 लेस कर दूंगी। नेक्स्ट मेरे पास A1 की जगह आ जाएगा 6, कॉमन रेशियो वॉज -1/2, 4 - 1 इज 3। नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा 6, -1 का क्यूब ले लें तो किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर जब ऑड नंबर आता है तो इसके ऊपर इसके साथ साइन तो नेगेटिव का ही रहेगा, लेकिन 1 इंटू 1 इंटू 1 वो 1 ही आंसर देगा, होल डिवाइडेड बाय ये जो 2 है, ये जो क्यूब है ये 2 के ऊपर अप्लाई होगा, तो 2 का क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। तो यहाँ से आंसर मेरे पास -1/8 आ रहा है। फर्दर अगर मैं कटिंग कर लूँ तो 2 का टेबल 3 टाइम और 2 का टेबल 4 टाइम, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो -3/4 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट हम फाइंड करके देख लेते हैं, n की वैल्यू 5 रख के फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सो A5 बन जाएगा A1 और रेशो के ऊपर पावर आ जाएगी 5 - 1। नेक्स्ट A1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, कॉमन रेशो हमारे पास -1/2 है
और 5 में से 1 लेस होगा तो 4 रह जाएगा। अब ये फोर्थ पावर आपने -1 पे भी अप्लाई करनी है और 2 के ऊपर भी अप्लाई करनी है। सो -1 के ऊपर एक इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर की वजह से ओवरऑल मेरा आंसर रहेगा पॉजिटिव, और 1 की फोर्थ पावर का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट विल ऑल्सो बी 1, और 2 के ऊपर 4 पावर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 16। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 का टेबल 3 टाइम्स और 2 का टेबल 8 टाइम्स। सो ये जो 3 है इस पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 ही रहेगा, एंड आंसर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 8। सो हमने 5 टर्म्स इस सीक्वेंस की फाइंड कर ली। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस वाज 6, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस वाज -3, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने फाइंड की थी एज 3/2, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने फाइंड की थी एज -3/4, और फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने फाइंड कर ली है एज 3/8। सो ये A4 रह जाएगा। So, ये आपका A1 की वैल्यू आपके पास 5/3 है, N की जगह आपके पास 4 आ जाएगा, 4 में से 1 लेस करेंगे, कॉमन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ही थर्ड पार्ट। 5/3 इसमें हमें A1 की वैल्यू गिवन है -7/13 और रेशियो हमें गिवन है -2/3, और हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की यहाँ पे अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, उसमें से फर्स्ट so we will write them as a single हम denominator। स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म फाइंड of the करने का sequence मेरे फॉर्मूला पास है आ रही है an = divided a1 by 3। और रेशियो की तो पावर अब में हम अगर लेंगे overall n देखें, -1। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लेस हमारे करेंगे। पास सीक्वेंस बन जाता है, A1 की जगह हम प्लेस कर सकते फॉर्मूला हैं, में n की जगह 2 आ जाएगा, A1 की जगह -7/13 आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/3 के तौर पे, और n की जगह A2 हमने कैलकुलेट किया था एज 2, A3 हमने कैलकुलेट किया था 7/3, A4 हमने कैलकुलेट किया एज 8/3 अप टू सो ऑन। सो ये था हमारा रिक्वायर्ड इसकी सीक्वेंस। पावर रह जाएगी 1। अब हम इन नंबर्स को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा 7 2 टाइम्स 14, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें तो इट विल बी 39। सो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने फाइंड कर ली एज 14/39। नाउ वी विल टेक n = 3। तो हमारे पास थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी। A1 की जगह आप -7/13 प्लेस करेंगे, रेशियो की जगह -2/3 प्लेस करेंगे, और आपके पास n में से 1 लेस हो जाएगा, यानी 3 में से 1 लेस हो जाएगा। -7/13 रहेगा एज इट इज, -2 डिवाइडेड बाय 3 विल रिमेन एज इट इज, और 3 में से 1 लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। -7/13 आपके पास आएगा एज इट इज। ये स्क्वायर आप इस -2 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और 3 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सो नेगेटिव नंबर के ऊपर एक इवन पावर है, सो आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। अब हमारे पास यहाँ फ्रैक्शंस में कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लें। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा 7 × 4 इज 28, और ये नेगेटिव साइन रहेगा एज इट इज, और 13 और 9 का हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास इसका टोटल आंसर बनता है 117। सो इट विल बी -28 डिवाइडेड बाय 117। इसी तरह हम इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करके देखते हैं। टू फाइंड द फोर्थ टर्म वी विल टेक n एज 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा A4। A1 की जगह -7/13 ही रहेगा, रेशियो की जगह हमारे पास -2/3 आ रहा था, और इसकी होल पावर इस मरतबा 4 में से 1 लेस होगी। तो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस के लिए -7/13 आप रखेंगे एज इट इज, -2/3, और यहाँ पे टोटल हमारे पास क्यूब रह जाएगा, -7/13 रहेगा एज इट इज। अगेन ये पावर आप न्यूमरेटर को भी देंगे और डिनोमिनेटर पे भी सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर है, सो आंसर मस्ट बी नेगेटिव, और 2 का क्यूब ले लें तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 का क्यूब ले लेंगे तो 27 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इन फ्रैक्शंस की कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 7 8 टाइम्स 56 बनेगा, और 13 into 27 will be 351. So fourth term of this sequence is 56 divided by 351. For fifth term we will take the value of n as 5. So हमारे पास A5 की कैलकुलेशन होगी -7/13, A1 रहेगा as it is। ये हमारी R की वैल्यू थी। R की वैल्यू में से आप n में से 1 माइनस करेंगे, यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे, -7/13 as it is रहेगा, -2 डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर आ रही है 4।
ये फोर्थ पावर आप इसको सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर के ऊपर भी सेपरेट करेंगे। -7/13 विल रिमेन एज इट इज। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर एक इवन पावर है सो आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, और 2 की पावर 4 ले लें, आपको आंसर मिलेगा 16। इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 ले लें, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 81। और इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, सो 7 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सो 7 और 16 का जो प्रोडक्ट है वो 112 बनेगा विद अ नेगेटिव साइन, और 13 का मैं प्रोडक्ट लूंगी 81 के साथ, दैट विल बी 1053। सो मेरे पास फिफ्थ टर्म का आंसर -112 डिवाइडेड बाय 1053 आ रहा है। सो हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस बनेगा -7/13 एज फर्स्ट टर्म, 14/39 एज सेकेंड टर्म, -28/117 एज थर्ड टर्म, 56/351 एज फोर्थ टर्म एंड -112 डिवाइडेड बाय 1053 एज फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस इसी तरह से कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। इसमें A1 की वैल्यू है हमारे पास P डिवाइडेड बाई Q, और इसमें कॉमन रेशियो हमें गिवन है नेगेटिव Q डिवाइडेड बाई P। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए था, AN इज इक्वल टू A1 R पावर N माइनस 1। क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास है और हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, सो फर्स्ट टाइम मैं n की जगह 2 यूज करूंगी। आई विल गेट A2 इज इक्वल टू A1 R होल पावर 2 माइनस 1। इस n की जगह मैंने 2 प्लेस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास A2 एज इट इज रहेगा। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज P डिवाइडेड बाई Q। R इज द कॉमन रेशियो दैट इज माइनस Q डिवाइडेड बाई P, और इसके ऊपर पावर आ रही है 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये P इस P से कैंसिल आउट हो रहा है, Q से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर आपके पास यहाँ पे -1 ही बचेगा। सो सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपने कैलकुलेट कर ली एज -1। अब हमने थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हम यूज करेंगे n की वैल्यू 3। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 R पावर 3 माइनस 1। A1 की जगह अगेन आप P डिवाइडेड बाई Q यूज करेंगे। रेशियो है -Q डिवाइडेड बाई P, और इसके ऊपर 3 माइनस 1 मीन्स 2 आ रहा है। अब ये जो स्क्वायर पावर है ये आपने न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट करनी है और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट करनी है। सो P डिवाइडेड बाई Q तो एज इट इज रहेगा। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, Q का स्क्वायर लूंगी तो Q स्क्वायर ही आएगा, और P का स्क्वायर लूंगी तो P स्क्वायर ही आएगा। यहाँ से अगर आप P की एक पावर की कटिंग इस P की एक पावर के साथ कर दें तो एक पावर यहाँ से बच जाएगी। इसी तरह Q के पास डिनोमिनेटर में एक पावर है लेकिन ऊपर 2 पावर्स हैं, तो आप इसकी एक पावर को कैंसिल आउट करेंगे तो एक पावर तो यहाँ पे रह जाएगी हमारे पास। सो वी विल बी लेफ्ट विद Q डिवाइडेड बाय P ओवरऑल। सो थर्ड टर्म का आंसर आपके पास Q डिवाइडेड बाय P आ रहा है। अब फोर्थ टर्म के लिए हम पुट करेंगे n की वैल्यू 4 को, तो हमारे पास A4 का आंसर बनेगा A1 मल्टीप्लाई बाय R रेज टू द पावर 4 माइनस 1, और A1 की वैल्यू प्लेस कर लूँ तो P डिवाइडेड बाई Q है, और R की वैल्यू प्लेस कर लूँ तो -Q डिवाइडेड बाई P है। इसके ऊपर हम क्यूब अप्लाई करेंगे। अब ये जो क्यूब है ये आपने न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट करना है और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट करना है। सो P डिवाइडेड बाई Q तो रहेगा एज इट इज। नेगेटिव टर्म के ऊपर ऑड पावर आ रही है, सो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। Q का क्यूब क्यूब ही आंसर देगा, और P के ऊपर पावर 3 अप्लाई होगा तो P क्यूब आंसर आएगा। अब कुछ पावर्स को कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से P की एक पावर इन 3 पावर्स में से एक पावर को कैंसिल करेगी तो इसकी 2 पावर्स बचेंगी, और इसी तरह Q की एक पावर इन 3 में से एक को तो कैंसिल आउट करेगी तो Q का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद -Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर एज फोर्थ टर्म। नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं A5, उसके लिए मैं यूज करूंगी n की वैल्यू एज 5। तो यहाँ हम n की वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं। हमारे पास A5 का आंसर बनेगा A1, और R के ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1। A1 की वैल्यू प्लेस कर लें एज P डिवाइडेड बाई Q, और रेशियो आपके पास है -Q डिवाइडेड बाई P, और इसके ऊपर आप फोर्थ पावर अप्लाई कर दें। अब ये फोर्थ पावर आप न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट करेंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट करेंगे, तो आपके पास P डिवाइडेड बाई Q रह जाएगा। नेगेटिव नंबर के ऊपर एक इवन पावर आ रही है, सो आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, और Q की फोर्थ पावर अप्लाई करें तो Q 4 ही आएगा, और यहाँ आपके पास P की फोर्थ पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। अब लास्ट स्टेप की तरह आपने P की एक पावर को
इन 4 में से एक पावर को कैंसिल करना है तो यहाँ पे 3 पावर्स बच जाएंगी, और इसी तरह Q की एक पावर इन 4 में से एक पावर को तो लाजमी कैंसिल आउट करेगी, सो Q की 3 पावर्स हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगी। Q 3 पावर के साथ हमारे पास रह गया और P भी 3 पावर्स के साथ हमारे पास रह गया। सो आपके पास जो सीक्वेंस बच रहा है इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म थी P डिवाइडेड बाई Q, सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट की एज -1, थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट की एज Q डिवाइडेड बाई P, फोर्थ टर्म हमने कैलकुलेट की है एज -Q² ओवर P², और फिफ्थ टर्म हमने कैलकुलेट की Q³ डिवाइडेड बाय P³, और ये सीक्वेंस इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। सो ये हमने अपने सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट कर ली हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट, दैट इज A1 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर P-1 गिवन है, और इसमें हमें कॉमन रेशो गिवन है नेगेटिव टाइम्स P-1 होल डिवाइडेड बाई Q। जब भी आपको ये नेगेटिव साइन इस फ्रैक्शन बार के साथ नजर आए तो आप यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस कर लें ताकि जब हम इसको ओपन करें तो साइन चेंज हो सके। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a1 प्लस a1 मल्टीप्लाई बाय r रेज टू द पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला था। a1 की जगह हमारे पास 1 ओवर p-1 आ रहा है, और r की जगह यानी कॉमन रेशो की जगह नेगेटिव टाइम्स p-1 होल डिवाइडेड बाई q आ रहा है। इसके ऊपर मैं n की जगह 2 प्लेस करूंगी और -1 एज इट इज रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 1 ओवर p-1 एज इट इज रहेगा, नेगेटिव टाइम्स p-1 ओवर q एज इट इज, और 2 में से 1 लेस होगा तो इसकी पावर 1 ही रहेगी। अब आपके पास न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मैं 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो नेगेटिव टाइम्स p-1 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो q मल्टीप्लाई हो जाएगा p-1 के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेम एक्सप्रेशन है p-1, सो न्यूमरेटर से मेरे पास -1 बच रहा है और डिनोमिनेटर से मेरे पास q बच रहा है। सो सेकंड टर्म मैंने फाइंड कर ली एज -1/q। अब इसी जनरल टर्म के फॉर्मूला में मैं n यूज करूंगी 3। ये कैलकुलेशन हमने की थी n इज इक्वल टू 2 के लिए, और अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए। हमारे पास A3 बन जाएगी A1 एज इट इज, R एज इट इज 3-1, इट विल फर्दर बी इक्वल टू A1 की वैल्यू प्लेस कर दें, दैट इज 1 ओवर P-1। कॉमन रेशियो है नेगेटिव टाइम्स P-1 होल डिवाइडेड बाई Q, और इस R के ऊपर आपके पास जो पावर थी वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है स्क्वायर के तौर पे। अब ये स्क्वायर आपका नेगेटिव साइन के ऊपर भी अप्लाई होगा और इस फ्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई होगा, फ्रैक्शन के दोनों पार्ट्स में इनफैक्ट अप्लाई होगा। सो 1 ओवर P-1 तो एज इट इज रहेगा। नेगेटिव साइन की इवन पावर आ रही है, तो जब भी किसी नेगेटिव टर्म की पावर इवन नंबर आती है तो आंसर आपका ओवरऑल पॉजिटिव बन जाता है, और ये स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा P-1 के ऊपर। इसी तरह डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो Q के ऊपर स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास P-1 की एक पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, सो वी आर लेफ्ट विद P-1 डिवाइडेड बाई Q²। ये है हमारे पास A3 का आंसर। इसी तरह A4 कैलकुलेट करने के लिए अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 4, तो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी A1 R एज इट इज, और n की जगह 4-1 एज इट इज, तो A1 की वैल्यू 1 ओवर P-1 है। रेशियो है आपके पास नेगेटिव टाइम्स P-1 ओवर Q, और इसके ऊपर आ रहा है 3, क्योंकि 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 रह जाएगा। 1 ओवर P-1 एज इट इज रहेगा। ये क्यूब आप एक नेगेटिव नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सो जब भी किसी नेगेटिव टर्म का क्यूब लेते हैं यानी पावर 3 लेते हैं, तो क्योंकि ये एक ऑड पावर है तो ऑड पावर जब भी किसी नेगेटिव टर्म के ऊपर अप्लाई होगी तो आंसर वो आपको नेगेटिव ही देगी। बाकी ये क्यूब P-1 के ऊपर अप्लाई होगा तो P-1 का क्यूब बन जाएगा, और Q के ऊपर अप्लाई होगा तो Q पावर 3 बन जाएगा। यहाँ से ये जो P-1 है ये इसकी 3 में से एक पावर को कैंसिल आउट करेगा तो 2 पावर्स हमारे पास स्टिल यहाँ पे रह जाएंगी। सो जब 1 इस अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा, और P-1 की 2 पावर्स आपके पास यहाँ पे रह जाएंगी होल डिवाइडेड बाय Q पावर 3। ये हमने 4 टर्म्स तक फाइंड कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फिफ्थ टर्म। सो फॉर दिस वी विल टेक n एज 5, तो A5 हमारे पास बन जाएगा A1 R रेज टू द पावर 5-1। A1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई P-1, कॉमन रेशियो है नेगेटिव टाइम्स P-1 ओवर Q, और इसकी टोटल पावर है मेरे पास 5-1 दैट इज 4,
1 over p minus 1 एज इट इज रहेगा। अब एक नेगेटिव टर्म के ऊपर एक इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ओवरऑल आंसर होना चाहिए पॉजिटिव, और p माइनस 1 की फोर्थ पावर लेने से आएगा मेरे पास p माइनस 1 होल पावर 4, और q की पावर 4 लेने से मेरे पास q पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि p माइनस 1 एक पावर यहाँ से 4 में से एक पावर कैंसिल आउट करेगी, तो 3 पावर्स यहाँ स्टिल बचेंगी। इस p माइनस 1 की 3 पावर्स को जब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो p माइनस 1 होल क्यूब ही रहेगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में q पावर 4 आ जाएगा। सो अब हम 1 बाय 1 ये सीक्वेंस लिखेंगे जो हमने 5 टर्म्स फाइंड की हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म थी 1 ओवर p माइनस 1, सेकेंड टर्म हमने फाइंड की एज -1 ओवर q, थर्ड टर्म हमने फाइंड की एज p माइनस 1 ओवर q स्क्वायर। इस सीक्वेंस में हमारी फोर्थ टर्म थी नेगेटिव टाइम्स p माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय q क्यूब, और इसी सीक्वेंस में हमारी फिफ्थ टर्म आ रही है p माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय q पावर 4, और अप टू सो ऑन ये सीक्वेंस इस तरह से चलता जा रहा है। सो हमारे इस सीक्वेंस की 5 टर्म्स हमने फाइंड कर ली, सो वी कैन राइट द सीक्वेंस नाउ। ये हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सीक्वेंस था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। इसमें a1 की वैल्यू 1 ओवर t है और इसमें r की वैल्यू नेगेटिव 1 ओवर t है। सो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, दैट इज a1 r पावर n माइनस 1। सीक्वेंस की हमने 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, सो मैं n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूंगी ताकि मुझे सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिले। तो यहाँ पे मेरे पास a1 एज इट इज आएगा, r की वैल्यू हम नेगेटिव 1 ओवर t पुट कर सकते हैं, और n की जगह मैं 2 प्लेस करूंगी, -1 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट a1 की वैल्यू भी प्लेस कर लें, दैट इज 1 ओवर t, और यहाँ पे नेगेटिव 1 ओवर t एज इट इज आएगा। 2 में से 1 लेस होगा तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे कोई कटिंग तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा n की वैल्यू 2 के लिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं n की वैल्यू 3 ताकि हमें थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिले। सो a3 विल बी इक्वल टू a1 r रेज टू द पावर 3 माइनस 1। अब a1 की वैल्यू प्लेस कर दें 1 ओवर t, और r की वैल्यू प्लेस कर दें नेगेटिव 1 ओवर t। यहाँ 3 में से 1 लेस होगा तो 2 रह जाएगा। अब ये स्क्वायर आप इस नेगेटिव 1 पे भी अप्लाई करेंगे और t के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सो 1 ओवर t तो रहेगा एज इट इज। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर तो आपको पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जब भी किसी नेगेटिव टर्म पे अप्लाई होता है पॉजिटिव आंसर देता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और t के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 इंटू 1 1, t इंटू टी स्क्वायर विल मेक t क्यूब। पावर्स ऐड हो गई हैं हमारे पास। अब हम n की वैल्यू 4 यूज करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा a4 इज इक्वल टू a1 r पावर 4 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू a1 इंटू आर क्यूब। अब हम a1 की वैल्यू भी यहाँ प्लेस कर सकते हैं और r क्यूब की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं। सो a1 वॉज 1 ओवर t, और कॉमन रेशियो हमारे पास थी नेगेटिव 1 ओवर t विद होल पावर 3। अब ये क्यूब आप इस नेगेटिव 1 पे भी अप्लाई करेंगे और t के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सो 1 ओवर t विल रिमेन एज इट इज। नेगेटिव 1 के ऊपर क्यूब अप्लाई होगा तो नेगेटिव 1 ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव 1 के ऊपर एक ऑड पावर आ रही है। तो जब भी ऑड पावर होगी आंसर नेगेटिव ही रहेगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और यही क्यूब जब t के ऊपर अप्लाई होगा इट विल मेक t क्यूब। नेक्स्ट आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो नेगेटिव 1 ओवर t पावर 4 ये मेरे पास फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ चुकी है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसके लिए मैं n की वैल्यू 5 यूज करूंगी, तो मेरे पास a5 का आंसर बनेगा a1 r पावर 5 माइनस 1। फर्दर ये इक्वल हो जाएगा a1 की वैल्यू 1 ओवर t, रेशियो की वैल्यू प्लेस कर दें नेगेटिव 1 ओवर t, और 5 में से 1 लेस करते हैं तो 4। 1 ओवर t विल रिमेन एज इट इज। इस फोर्थ पावर को इस नेगेटिव 1 पे अप्लाई करेंगे और इसी फोर्थ पावर को t के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि एक इवन पावर आ रही है एक नेगेटिव नंबर के ऊपर, तो वो ओवरऑल आंसर तो करेगी पॉजिटिव, और 1 की फोर्थ पावर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1, और t के ऊपर 4 पावर्स अप्लाई करने का मतलब है t पावर 4। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो ओवरऑल आंसर आपका बनेगा 1 ओवर t पावर 5। सो हमारे पास टोटल जो टर्म्स आ रही हैं
5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उनमें हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन थी 1/t, सेकेंड टर्म हमने फाइंड की एज -1/t², थर्ड टर्म हमने फाइंड की 1/t³, फोर्थ टर्म हमने फाइंड की है -1/t⁴, और फिफ्थ टर्म हमने फाइंड की 1/t⁵. सो अप टू सो ऑन ये हमारे पास सीक्वेंस था और ये इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। इसके पीछे आप लिख सकते हैं सो द सीक्वेंस इज, ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स हैं और ये सीक्वेंस इसी तरह से कंटिन्यू हो रहा है।